हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोगों का मेंटर दोस्त एंड गाइड निमेश जैन हाजिर हूँ आप लोगों के सामने हमारे एफएम की लेटेस्ट एग्जामिनर रिपोर्ट के एनालिसिस के साथ में। तो जैसे आप लोगों को पता ही है, हर अटेम्प्ट्स के बाद में, हर 2 अटेम्प्ट्स के बाद में एसीसीए एक एग्जामिनर रिपोर्ट रिलीज करता है जहाँ पे वो कॉमन एरर्स बताता है जो एग्जामिनर्स ने नोटिस करे हैं लास्ट अटेम्प्ट्स के अंदर। स्टूडेंट्स जो जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था उन्होंने वो एरर्स करे। तो इन एग्जामिनर रिपोर्ट्स को एनालाइज करके हमें भी ये पता पड़ता है कि कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हमसे पहले वाले स्टूडेंट्स ने इन पेपर्स में करी है और हमें उनसे सीख लेना है, हमें उनसे समझना है कि भाई ये जो मिस्टेक्स हैं ये हम रिपीट ना करें। ठीक है साहब, तो बातचीत स्टार्ट करते हैं। इस बार कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो एसीसीए ने हाईलाइट करी है। तो सबसे पहले एक फिक्स फॉर्मेट है भाई हमारे पास में, हमेशा ऐसे 3-4 एक क्वेश्चन होते हैं सेक्शन ए के, फिर एक वो सेक्शन बी का क्वेश्चन बताते हैं और फिर वो 2 क्वेश्चन सेक्शन सी के अपने कमेंट्स के रूप में बताते हैं। अगर अपन बातचीत स्टार्ट करें सेक्शन ए के क्वेश्चन के साथ में, तो सेक्शन ए में जो उन्होंने इस बार 4 क्वेश्चन हमें प्रोवाइड करे हैं, ये प्रैक्टिस का भी आपका काम करेंगे, प्लस क्या कॉमन मिस्टेक हो सकती है एग्जाम में वो भी आपको बताएंगे। जैसे पहले वाला जो एग्जाम्पल 1 है, ये बता रहा है ब्लू कंपनी हैज 5 मिलियन 6% प्रेफरेंस शेयर्स इन इशू विद नॉमिनल वैल्यू ऑफ 0.50 पर शेयर विच आर करंटली कोटेड एट 0.59 क्यूमुलेटिव ऑफ डिविडेंड। ब्लू कंपनी पेज कॉर्पोरेशन टैक्स रेट एट 25%। आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी थी प्रेफरेंस शेयर की। फॉर्मूला तो देखो सबको याद रहता है, ठीक है ना, कि वैसे प्राइस निकालनी है, डिविडेंड डिवाइड बाय अपन केपी कर लेंगे, उससे हो जाएगा। बट दिक्कत कहाँ आ जाती है, ठीक है, अपने को कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है भाई, केपी निकालनी है, फॉर्मूला तो भी सब लोग लगा देंगे, D0/P0 इंटू 100। दिक्कत ये आती है कि बच्चे ये भूल जाते हैं कि प्राइस जो आपको यहाँ पे दे रखी है वो आपको दे रखी है क्यूमुलेटिव ऑफ डिविडेंड। और मिस्टेक यहाँ पे यही हुई बच्चों से, कॉमन एरर यही हुआ बच्चों से कि उन्होंने एक्स डिविडेंड प्राइस को यूज करना है, ये भूल गए। एग्जाम में ध्यान रखना, अपने को हमेशा एक्स डिविडेंड प्राइस चाहिए होती है, ठीक है। ऐसे ही एक सेकंड क्वेश्चन आया, ये बड़ा इजी क्वेश्चन था, बट इसमें भी जो कॉमन एरर उनको दिखा कि भाई बच्चों को ना पे बैक पीरियड और इनके एडवांटेजेस के बारे में नहीं पता है, एनपीवी पे बैक पीरियड वगैरह इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज क्या है। तो ये तो बड़ा ऑब्वियस एरर है दोस्तों यार, जब अपन पढ़ते हैं तो क्लास में भी मैंने जब आपको नोट्स दिए तो उसमें हर मेथड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को अलग से मैंने स्लाइड से बता रखा है, उनको अच्छे से पढ़ के जाना ताकि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको, वरना ऐसी ये तो बड़ी बेसिक मिस्टेक है अगर बच्चा एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ के नहीं जा रहा है तो। हाँ, एक वापस एक क्वेश्चन आया, इसमें मैं मानता हूँ कुछ बच्चों को जिन्होंने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रखा है उनको जरूर दिक्कत आती है। ये अपने क्लास में भी सॉल्व करा हुआ है, डाउट सेशन में भी 1-2 बच्चों ने पूछे थे, जहां पे उन्होंने जैसे बोल रखा है ट्रेजरी बिल है, मनी मार्केट का एक क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे इम्प्लिसिट एनुअल इंटरेस्ट रेट निकालनी होती है। जब भी इम्प्लिसिट एनुअल इंटरेस्ट रेट निकालनी हो ट्रेजरी बिल या किसी की भी, तो अपने को पावर के हिसाब से काम करना होता है। हम कहते हैं कि भाई आप करो जो नॉर्मल रिटर्न है, पहले तो उसकी रेट निकाल दो। नॉर्मल रिटर्न क्या है भाई, आपने 9.23 में बाय करे, मतलब आप मतलब कंपनी हैज एग्रीड टू सेल 20 मिलियन ट्रेजरी बिल्स फॉर 19.23 मिलियन एंड विल बाय देम बैक फॉर 19.34। तो एज ए इन्वेस्टर मैं 19.23 में खरीदूंगा और 19.34 में बेचूंगा, तो मेरा जो गेन है वो 19.34 माइनस 19.23 डिवाइड बाय 19.23 से आएगा। लेकिन ये जो गेन है ये 60 दिन का है, मुझे पूरे साल भर का चाहिए इंटरेस्ट, तो उसके लिए मुझे इसको 360 डिवाइड बाय 60 ऐसे सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ पे बस ये गलती हो जाती है, और यही इस बार के एग्जामिनर रिपोर्ट में भी इन्होंने हाईलाइट करा है कि भाई मोस्ट कॉमन एरर बच्चों ने क्या करी, बच्चों ने सिंप्लीफाइड मेथड से कैलकुलेशन कर ली, और इस क्वेश्चन को या इससे मिलते जुलते क्वेश्चन को उन्होंने ऑलरेडी टेक्निकल आर्टिकल में आपको प्रोवाइड कर रखा है। हम लोग इसलिए भी कहते हैं कि टेक्निकल आर्टिकल को पढ़े बिना बिल्कुल भी मत जाओ एग्जाम में, क्योंकि टेक्निकल आर्टिकल में जैसे चीज़ें दे रखी हैं वैसे क्वेश्चन वो एग्जाम में हमसे पूछते हैं, यहाँ पर ही वो चीज़ प्रूव कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, कभी भी अगर इम्प्लिसिट रेट निकालनी हो तो अपने को कंपाउंडिंग वाला ही अज्यूम करके चलना है, जब तक क्वेश्चन अपने को सिंप्लीफाइड मेथड यूज करने को ना बोले। तो ये कॉमन एक छोटी सी एरर है जो बच्चे कर लेते हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान में रखना, तुम लोग उसको ट्राई करना। फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन आया था, विच 2 ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट। पहला देखा था प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, ये तो फंक्शन होता है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। रिस्क ट्रांसफॉर्मेशन, एग्रीगेशन ऑफ फंड्स और अरेंजिंग शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, मनी मार्केट का काम ही शॉर्ट टर्म में होता है, तो आंसर हो जाएंगे बी और सी। और बी और सी क्यों नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन है फाइनेंशियल इंटरमीडियरी से, रिस्क ट्रांसफॉर्मेशन, मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, एग्रीगेशन ऑफ फंड्स, ये सारी चीजें फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के रोल में आती है, ना कि फाइनेंशियल मार्केट मतलब मनी मार्केट के रोल में। और यही मेरे ख्याल से मिस्टेक हुई होगी यहाँ पे।
हाँ ये रिस्क ट्रांसफॉर्मेशन एंड एग्रीगेशन ऑफ फंड्स आर नॉट फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट। ठीक है, तो ये तो वही है जिन लोगों ने मनी मार्केट को अच्छे से पढ़ रखा है या फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स के पॉइंट को सही से पढ़ रखा है अपने फाइनेंशियल मार्केट एनवायरमेंट वाले चैप्टर के अंदर, तो उसको फिर याद रहेगा। तो ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स क्योंकि अपने को पता है सेक्शन ए बी दोनों में टेस्ट होते हैं, तो उनको अच्छे से अपने को याद करके जाना है। ठीक है ना, इससे ये भी पता पड़ता है भाई एडवांटेज डिसएडवांटेज को छोड़ना नहीं है। एग्जाम में एडवांटेज डिसएडवांटेज के क्वेश्चन आते हैं, काफी बच्चे पूछते भी हैं कि सर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इवन अजम्पशंस वगैरह पढ़ने नहीं पढ़ने, जरूर पढ़ के जाना, छोड़ के मत जाना, तुम्हारे सामने प्रूफ है। ठीक है ना, इन क्वेश्चंस को आप अपने हिसाब से अटेम्प्ट कर सकते हो ताकि आपको पता पड़े आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। अब सेक्शन बी में भी ऐसे ही उन्होंने एक क्वेश्चन दिया अपने को। इस बार जो ये क्वेश्चन आया ये बिजनेस वैल्यूएशन के हिसाब से, आपने को पता है भी मोटा मोटी सेक्शन बी में 3 चैप्टर में से क्वेश्चन निकल करके आ सकते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन आ सकता है, बिजनेस वैल्यूएशन का आ सकता है, रिस्क मैनेजमेंट का आता है। जनरली रिस्क मैनेजमेंट और बिजनेस वैल्यूएशन ये 2 टॉपिक हमें सेक्शन बी में ज्यादा देखने को मिलते हैं, रिस्क मैनेजमेंट तो देखने को मिलता ही है। ठीक है साहब, इस बार जो क्वेश्चन आया उसमें ऐसा बोल रखा है भाई ऑल्डो कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी जिसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको दे रखी है 12% की, प्लान्स टू अचीव डिविडेंड ग्रोथ ऑफ 4% पर ईयर फॉर द फोर्सिबल फ्यूचर, ग्रोथ रेट भी दे रखी है अपने को डिविडेंड की। ओल्डा कंपनी ऑपरेट्स इन इंडस्ट्री विद एन एवरेज पी रेशियो ऑफ 9 टाइम्स, पी रेशियो मुझे दे रखा है। ऑर्डिनरी शेयर्स हैव ए नॉमिनल वैल्यू ऑफ 0.50 पर शेयर, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट दे रखे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर एक्सपेंस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट फॉर द ईयर दे रखा है, ऑर्डिनरी डिविडेंड और रिटेन प्रॉफिट दे रखा है, और इधर इक्विटी वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे रखी है। लॉन्ग टर्म बोरिंग में बोल रखा है, ये लॉन्ग टर्म बोरिंग है, दिस कंसिस्ट ऑफ लोन नोट्स पेइंग इंटरेस्ट एट 6% विच आर रिडीमेबल इन 4 years times at 5% premium to their nominal value of 100. Before tax cost of debt of Orla company is 7% per year, और before tax cost of debt भी आपको दे रखा है। बिजनेस वैल्यूएशन में अपने को वैसे भी बिफोर टैक्स कॉस्ट ही चाहिए होती है जो अपने डेट होल्डर की, मतलब डेट के केस में डेट होल्डर की या इन्वेस्टर की रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होती है, तो वो अपने को दे रखी है। इधर कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी दे रखी है, तो मेरे को जैसे भी बोलेगा मैं वैसे वैल्यूएशन निकाल सकता हूँ। क्वेश्चन क्या आया था भाई, पहला क्वेश्चन आया था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओल्डा कंपनी यूजिंग प्राइस अर्निंग रेशियो मेथड। बड़ा सिंपल है, आपको प्राइस अर्निंग रेशियो मेथड भी दे रखा था 9% का। आपको यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द ईयर दे रखा है, यही आपका अर्निंग बन जाएगा क्योंकि अर्निंग का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट फॉर द ईयर या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड तो कुछ है नहीं, तो यही अपना अर्निंग बन जाएगा। अर्निंग इनटू अपन पी रेशियो 9 करेंगे, अपने पास में वैल्यूएशन आ जाएगा। इसमें क्या मिस्टेक हुई साहब, हाँ करना तो यही है। मिस्टेक क्या हुई कि बच्चों ने यहाँ पे देखो मोस्ट कॉमन एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ कंपनी वैल्यू, एक तो करा सम स्टूडेंट यूज रिटेन्ड अर्निंग्स इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट। बच्चों ने क्या करा, एक तो गलती है रिटेन प्रॉफिट ले लिया। भाई साहब इसका मतलब है अर्निंग का फॉर्मूला पता ही नहीं है अपने को। अर्निंग के अंदर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस वाला डिविडेंड लेस होता है, ऑर्डिनरी वाला नहीं। तो ये कंसेप्चुअल एरर है कि जहाँ पे आपने कंसेप्ट ही क्लियर नहीं कर रखा है अपना, तो ये चीज ध्यान में रखना। अपने क्लास में इसके ऊपर बहुत बार बात करी है, मैंने आपको बार बार वो फॉर्मेट बना के भी बताया क्लास में, तो प्रॉपर याद में रखना। और दूसरे कुछ स्टूडेंट्स ने क्या करा, इसमें ग्रोथ रेट ऐड कर दिया। अब ये वही है, वो कहते हैं ना कि जब कंफ्यूजन आता है तो कुछ भी आप करने लग जाते हो। पी रेशियो मेथड में ग्रोथ रेट की बात नहीं करते, ग्रोथ रेट वाली बात करते हैं डीवीएम वाले मेथड में। यहाँ पे साफ साफ बोल रखा है पी रेशियो मेथड से निकालो, तो ग्रोथ रेट के बारे में कुछ सोचना भी नहीं था। सेकंड क्वेश्चन आया डीवीएम, अब यहाँ ग्रोथ रेट के बारे में सोचना था। अब तो सिंपल अपना ग्रोथ रेट वाला फॉर्मूला है साहब, P0 के लिए D0 इंटू 1+G अपॉन KE माइनस का G। अपने को लगभग सारी चीज दे रखी है। डिविडेंड अपने को पर शेयर बस निकालना पड़ेगा। अपने को यहाँ पे टोटल डिविडेंड दे रखा है, अपने को पर शेयर की वैल्यू दे रखी है। अपन यहाँ से नंबर ऑफ शेयर निकाल सकते हैं, शेयर कैपिटल डिवाइड बाय 0.5, यहाँ से नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। इसको डिवाइड करेंगे, ऑर्डिनरी डिविडेंड को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से, तो डिविडेंड पर शेयर D0 आ जाएगा। ग्रोथ रेट अपने को 4% की दे ही रखी है, KE अपने को 12% की दे रखी है, उससे आंसर आ जाएगा। तो इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत है नहीं। कुछ स्टूडेंट्स ने क्या करा, नंबर ऑफ स्टूडेंट डिड ईदर डिड नॉट यूज द ग्रोथ रेट या और टू कैलकुलेट D1 और डिड नॉट यूज द ग्रोथ रेट एट ऑल, या तो करी नहीं या गलत यूज कर ली, कुछ गलती करी है। तो ये ध्यान रखना, ग्रोथ रेट वाला फॉर्मूला है तो इजी काम है। फिर अपने को निकालनी थी मार्केट वैल्यू ऑफ लोन नोट्स ऑफ ओल्डा कंपनी। लोन नोट्स की मार्केट वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे रिडीमेबल वाले लोन नोट्स हैं, रिडीमेबल के केस में हम कहते हैं अपनी टेबल बना दो एनपीवी की, ठीक है। तो ईयर के हिसाब से जो भी आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है जिस ईयर में, उसको तो इंटरेस्ट लिख दो। यहाँ पे 4 साल की लाइफ है तो 3 साल तक तो इंटरेस्ट मिलेगा। 4th ईयर में इंटरेस्ट प्लस अपन रिडम्पशन करेंगे प्रीमियम पे, तो जो प्रीमियम पे रिडम्पशन वैल्यू आएगी, ठीक है, उसको अपन यहाँ पे लिख देंगे और उसकी अपन निकाल देंगे एनपीवी। एनपीवी निकालने के लिए बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेंगे 7% की, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर अपन लेके चलेंगे 7% के, इससे अपने पास में आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू। यहाँ पे इसका सम करेंगे, टोटल वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें क्या होता है कि बच्चे क्या गलती कर देते हैं एग्जाम में, भाई ये जो डिस्काउंट रेट है गलत यूज कर लेते हैं।
7% की जगह कुछ बच्चे 6% यूज़ कर लेंगे, कुछ और कर देंगे। ये प्रीमियम को एडजस्ट करना भूल जाते हैं, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में कुछ कन्फ्यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे टैक्स वैक्स का एडजस्टमेंट करने लग जाते हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट भी अपने को बिफोर टैक्स ही चाहिए होता है, तो वो ये गलतियाँ होती है कि टैक्स का एडजस्टमेंट वगैरह बच्चे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये गलतियाँ अपने को यहाँ पे नहीं करनी। इन्होंने क्या देखो कमेंट करा है इसके ऊपर, मोस्ट कॉमन एरर क्या निकली यहाँ पे, द मोस्ट कॉमन एरर इन कैलकुलेशन ऑफ द बिजनेस मार्केट वैल्यू ऑफ रिडम्पशन लोन नोट्स वर सम स्टूडेंट नॉट कंसीडरिंग द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कुछ बच्चों ने प्रीमियम रिडम्पशन को कंसीडर कराई नहीं, एक गलती तो ये हो गई। दूसरी, सम स्टूडेंट यूज द रॉन्ग डिस्काउंट रेट ही गलत ले ली, 7% की दे रखी थी क्वेश्चन में, उसकी जगह लोगों ने 6% की कूपन रेट को ले लिया। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक है जो ध्यान रखना। और कितनी बार अगर टैक्स रेट और होती है क्वेश्चन में, तो फिर तो एक और एरर कंफर्म होता है कि बच्चे ये आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट ले लेते हैं, टैक्स को भी यहाँ पे इग्नोर करना है, टैक्स नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो ये मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे आया था अपने कैपिटल मार्केट एफिशिएंसी को लेकर के, इसमें तो भी सिंपल है, जब तक आपको कैपिटल मार्केट एफिशिएंसी वाला टॉपिक क्लियर नहीं है तब तक आप कभी भी आंसर सही से दे नहीं पाओगे। बोल रहा है विच टू ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू कैपिटल मार्केट एफिशिएंसी आर करेक्ट, वीक फॉर्म एफिशिएंट कैपिटल मार्केट प्राइस शेयर प्राइस टेक सेवरल डेज टू रिस्पॉन्ड टू न्यू इन्फॉर्मेशन, नहीं वीक फॉर्म में तो हमें पता ही नहीं कि रिस्पॉन्ड करेगी कि नहीं करेगी, तो ये तो नहीं हो सकता। इन वीक फॉर्म कैपिटल मार्केट टेक्निकल एनालिसिस कैन नॉट प्रोड्यूस एबनॉर्मल प्रॉफिट, यस वो टेक्निकल एनालिसिस जो है वो सिर्फ प्रोड्यूस कर सकते हैं जब बिल्कुल ही इनएफिशिएंट मार्केट होता है। ठीक है, वीक फॉर्म में सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस और इनसाइडर ट्रेडिंग काम करती है। स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट कैपिटल मार्केट एबनॉर्मल गेन कैन बी ऑब्टेन यूजिंग इनसाइडर नॉलेज, नहीं इनसाइडर नॉलेज तो कुछ होती नहीं स्ट्रॉन्ग फॉर्म के अंदर, इसमें तो सिर्फ कहते हैं लकी बेट्स होती है, लक होता है तो आप एक्स्ट्रा कमा लोगे, अदरवाइज एबनॉर्मल गेन कमा नहीं सकते स्ट्रॉन्ग फॉर्म के अंदर। इनसाइडर ट्रेडिंग सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में, वीक फॉर्म में, दोनों में काम कर जाती है। एंड इन सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट कैपिटल मार्केट शेयर प्राइस विल इंक्रीज फॉलोइंग द पब्लिक अनाउंसमेंट, यस सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में जैसी कोई पब्लिक न्यूज आती है या किसी प्रोजेक्ट के अंदर और जितनी आपको पॉजिटिव एनपीवी हो रही है किसी प्रोजेक्ट से, उसके अकॉर्डिंग आपकी शेयर प्राइस में इंक्रीज या शेयर होल्डर्स की वेल्थ में इंक्रीज देखने को मिलता है। तो ये तो ठीक है। अब इसमें भी गलती यही हुई है कि कुछ बच्चों को यहाँ पे नॉलेज नहीं थी, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल टू आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर इंडिकेटिंग दैट दे डू नॉट हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक एरिया। तो इस टॉपिक एरिया को भी थोड़ा अच्छे से अपने को एग्जाम में पढ़ के जाना है, बहुत कॉमन टॉपिक है भाई साहब ये तो। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन आया एग्जाम में, विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉइज ट्रेडर आर करेक्ट। नॉइज ट्रेडर कौन थे, जो ट्रेंड को फॉलो करने की बात करते हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं, शोर मचाते हैं, खराब चीज को ज्यादा खराब बताते हैं, पॉजिटिव को ज्यादा पॉजिटिव बताते हैं, दिमाग खुद का लगाते नहीं है। यहाँ पे बोल रहे हैं दे टिपिकली फॉलो मार्केट ट्रेंड, यस। दे मेक रैशनल डिसीजन, नहीं। दे जनरली ओवर रिएक्ट, यस। दे मेक वेल टाइम डिसीजन, नहीं। तो ए और सी सही आंसर होना चाहिए। ये बिहेवियरल फाइनेंस में अपन पढ़ते हैं सब टॉपिक, ए एंड सी सही है। इसमें वही हुआ, मैनी कैंडिडेट्स वर अनेबल टू आइडेंटिफाई करेक्ट आंसर इंडिकेटिंग अ गैप इन देयर नॉलेज टू द रिलेवेंट बिजनेस एरिया। तो ये भी एक गैप आया, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना भाई। ये बिहेवियरल फाइनेंस वाला टॉपिक और अपने कैपिटल मार्केट एफिशिएंसी बड़ा पसंद टॉपिक है इनका एग्जाम में। ठीक है, ये जरूर आप पढ़ के जाना। अब सेक्शन सी के जो 2 क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें से पहला वाला जो क्वेश्चन है एजेड कंपनी वाला, ये इन्होंने दिया था अपने को इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल के ऊपर। और क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा था कि नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो टैक्स एग्जेम्प्ट है। अब देखो, जब भी एग्जाम में इन्वेस्टमेंट प्रपोजल का क्वेश्चन आता है ना, तो अपने दिमाग में क्या ना, क्योंकि अपन इतनी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं इन्वेस्टमेंट प्रपोजल की, इस क्वेश्चन में जो मेन मिस्टेक थी वो ये थी कि बच्चों ने टैक्स रेट का एडजस्टमेंट करने के बारे में सोचा, जबकि क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा था कि ये एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं होती। तो क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखना कि टैक्स का एडजस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। और ये क्वेश्चन आया था लीज वर्सेस बाय के ऊपर। लीज वर्सेस बाय में हम कहते हैं पहले लीज का पूरा टेबल बनाओगे, फिर बाय के केस में आप टेबल बनाओगे, दोनों की कॉस्ट को कंपेयर करोगे। बाय के अंदर इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी, अगर यहाँ पे ये नॉन फॉर प्रॉफिट नहीं होती, नॉर्मल कंपनी होती, तो अपन टीएडी को लेके चलते हैं, बट क्योंकि ये नॉन फॉर प्रॉफिट है तो टीएडी लेके चलने की जरूरत नहीं है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, स्क्रैप वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू वो लोगे, और जो भी आपके मेंटेनेंस के खर्चे हैं आप उसको लेकर के चलोगे। इस क्वेश्चन में 2-3 चीजों की दिक्कतें थी। एक तो भाई ये नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो टैक्स का एडजस्टमेंट करना नहीं था, और एक और चीज की दिक्कत थी इस क्वेश्चन के अंदर कि जब आप क्वेश्चंस में जो इन्फ्लेशन की रेट दे रखी थी वो अलग अलग दे रखी थी 2 टाइप के खर्चे की। तो यहाँ पे जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो एक तो आपके पास मेंटेनेंस की कॉस्ट थी जिसको इन्फ्लेट करना था, जो हर साल बढ़ रही थी 10-10% से, और दूसरी तरफ बोला हुआ था अपने पास में अदर रनिंग कॉस्ट है जिसमें 5% का एनुअल राइज था, तो उसको भी इंक्रीज करना था। ठीक है, तो ये दोनों को इंक्रीज करके टेबल बनाई, और इसमें क्योंकि टैक्स नहीं था तो मैं यहाँ पे टीएडी का बेनिफिट नहीं लूंगा, लेकिन डेप्रिसिएशन को हटा के रेसिडुअल वैल्यू जरूर निकालनी थी, क्योंकि यहाँ पे बोला था कि जो रेसिडुअल वैल्यू है उतने में ही आप असेट को स्क्रैप के नाम पे बेच दोगे। तो डेप्रिसिएशन निकालना तो था, बट वो सिर्फ और सिर्फ रेसिडुअल वैल्यू निकालने के लिए था। इस डेप्रिसिएशन के ऊपर आप टीएडी को बुक नहीं कर सकते क्योंकि ये कंपनी टैक्स एग्जेम्प्ट थी, और यही मिस्टेक हुआ। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे बाइंग का फिर इस तरह से एक पूरी टेबल बनेगी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मेंटेनेंस के खर्चे आफ्टर इन्फ्लेशन, रनिंग कॉस्ट आफ्टर जो भी गिवन इन्फ्लेशन है, और ये आपकी स्क्रैप वैल्यू थी। टीएडी आएगा ही नहीं यहाँ पे। टीएडी यहाँ पे क्यों नहीं आएगी, कंपनी जो है वो टैक्स एग्जेम्प्ट है,
और फिर ये नेट कैश फ्लो निकालोगे, यहाँ पे फिर आप एनपीवी का फॉर्मूला लगा करके अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9% के हिसाब से इसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट निकाल दोगे, जो यहाँ पर आई रही थी कुछ इतनी। ऐसे ही फिर इन्होंने कहा लीज के अंदर करेंगे, लीज के अंदर जो लीज का पेमेंट है आप वो करोगे, उस पर आपको कोई यहाँ पे कोई टैक्स बेनिफिट मिलेगा नहीं। हाँ, अदर रनिंग कॉस्ट वगैरह जो भी है उसका एडजस्टमेंट आप जरूर कर लोगे। तो उसको करा, उससे वो निकाली आपने एनपीवी, यहाँ पे इसकी एनपीवी ये आई। फिर दोनों को कंपेयर करा, कंपेयर करके जो लोअर आंसर आया उसको बुक करा। अब यहाँ पर इन्होंने खुद में बोल रखा है कि जो सजेस्टेड सॉल्यूशन दिया था हमने उसका आंसर कुछ और था, क्योंकि वो राउंडिंग की वजह से था। मैंने क्लास में क्या भी रखा है तुम्हें, जब सेक्शन सी में तुम आंसर सॉल्व करते हो तो डिपेंडिंग ऑन कि तुम टेबल के मेथड से यूज कर रहे हो या एक्सेल के फॉर्मूले से यूज कर रहे हो, तुम्हारा आंसर थोड़ा ऊपर नीचे आएगा। बट एसीसीएस साफ ये चीज पहले भी 2-3 बार क्लियर कर चुका है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तुम्हें दोनों क्वेश्चंस के दोनों आंसर्स के फुल मार्क्स देंगे। आपका आंसर एक रेंज के अंदर आ जाए उतना काफी है, और सही तरीके से सॉल्व करो वो काफी है। अब यहाँ गलती क्या हुई, यहाँ पे देखो गलती क्या, पहली गलती तो ये कुछ बच्चों ने क्या गलती करी कि उन्होंने अननेसेसरी यहाँ पे एक तो ईएसी और निकाल दिया, जबकि ईएसी का क्वेश्चन था नहीं, दोनों की लाइफ 4 साल थी, तो जब लाइफ बराबर तो ईएसी निकालने की जरूरत नहीं होती। दूसरा, बच्चों ने यहाँ पे स्प्रेडशीट को सही से यूज नहीं करा। और तीसरा, टैक्स का एडजस्टमेंट फालतू में करके बैठ गए। ठीक है, यहाँ पे टैक्स की जरूरत ही नहीं थी, कंपनी जो थी वो टैक्स फ्री थी, बट बच्चों ने इस चीज का ध्यान ही नहीं दिया, वो टैक्स का एडजस्टमेंट करके बैठने लग गए। तो ये कुछ मिस्टेक है, जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो ध्यान से देखना जरूरी नहीं, क्योंकि अपन क्या प्रैक्टिस करते हैं ना तो बार बार टीएडी निकालने की आदत बन जाती है, जबकि जरूरी नहीं कि एग्जाम में हमेशा टीएडी आपको निकालनी पड़े। अगर क्वेश्चन में बोल रखा है टैक्स एग्जेम्प्ट कंपनी है तो फिर क्यों करना अपने को। ठीक है साहब, तो एक तो ये क्वेश्चन था लीज वर्सेस बाय का, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में अपने क्लास में भी प्रैक्टिस करी हुई है, आराम से इसकी प्रैक्टिस करके जाना। फिर एक कभी कभी ना ऐसे आपसे रीजन वाइज क्वेश्चन आते हैं, अपने को पता है वो तो कि भाई जब भी इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन आएगा तो कुछ ना कुछ वो आपसे अदर पॉइंट पूछेगा। यहाँ पे उसने जैसे क्या पूछ लिया, डिस्कस 2 रीजंस अदर देन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट व्हाई AH8 कंपनी शुड लीज द व्हीकल्स रेदर देन बाय। लेकिन यहाँ पे साफ साफ बोला हुआ अदर देन प्रेजेंट वैल्यू। आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट के हिसाब से तो ऑलरेडी आंसर दे दिया है पार्ट 1 में, इस पार्ट में कह रहा है उसके अलावा कोई 2 और रीजन दो। तो हम कहते हैं जब परचेस करोगे तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है मेंटेनेंस वगैरह की। लीज में आप बोल सकते हो कि मेंटेनेंस जो है वो सामने वाली कंपनी करेगी, रनिंग कॉस्ट बस हमारी होती है, एक वो फायदा होता है। ठीक है, प्लस लीज के अंदर आपको एक साथ पूरा पैसा नहीं पे करना होता है, आपको मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे आप फिक्स अमाउंट पे करते हो, तो कैश फ्लो के मैनेजमेंट में बेटर फायदा मिलता है। प्लस हो सकता है बाय करने के लिए आपको लोन लेना पड़े तो वो एक एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट करेगा, लीज के केस में वो नहीं क्रिएट होगा। तो ये 2-3 फायदे हैं, इनमें से कोई भी 2 आपको लिख के आने थे। यहाँ पर गलती क्या हुई भाई साहब, बच्चों ने यही कहा कि एक तो फर्स्ट पार्ट को ही वापस समझा दिया, प्लस ये जो क्वेश्चन था 4 मार्क्स का था और 2 रीजन है, तो 1 पॉइंट के 2 मार्क्स मिल रहे, तो थोड़ा डिटेल में लिखना था। बच्चे यहाँ पे बोल रहा शॉर्ट में लिख के आ गए या पैराफ्रेजिंग करके आ गए बार बार। ठीक है ना, जैसे अभी किसी बच्चे ने अगर बहुत छोटा लिखा है, ठीक है, तो अगर आपने इसे 1 पॉइंट लिखा, सिर्फ रीजन लिखा, तो 1 मार्क्स ही मिलेगा, जब तक अगर उसको एक्सप्लेन डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करोगे। 2 पॉइंट लिख के आ गए तो सिर्फ 2 मार्क्स मिलेंगे, डिटेल में एक्सप्लेन करने पर आपको मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन को 2 मार्क्स में बनाने के लिए, जैसे मान लो किसी बच्चे ने लिख दिया हेडिंग रेगुलर पेमेंट्स कि लीज में आपको रेगुलर पेमेंट का फायदा मिलता है, सिर्फ ये लिखने के या इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करने के 1 मार्क्स मिलेगा, बट आपको थोड़ा और डिटेल में आप लिखोगे, ठीक है, डेवलप करोगे कि भाई जैसे यहाँ पे रेगुलर पेमेंट करना पड़ेगा आपको, तो एनुअल आउटफ्लो होगा 8,000 का, ठीक है, विच कैन बी बजटेड फॉर एंड विच कैन बी पेड आउट ऑफ एनुअल डोनेशन, क्योंकि ये लीज डोनेशन वाली कंपनी, डोनेशन से आप ऐड कर सकते हो। इवन ये भी कह सकते हो कि क्योंकि ये चैरिटी है तो अगर एक साथ बाय करेगी तो बहुत सारा पैसा एक साथ जाएगा, अगर ये लीज करेगी तो थोड़ा थोड़ा पैसे देना पड़ेगा जो इसके लिए शायद ज्यादा मैनेजेबल हो। इस तरीके से आपको चीजों को लिंक करना होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि a well-developed answer could go on to say that in contrast with buying the vehicle immediately, as buying would require a large immediate outflow of 3 lakh, which may place a strain on the charity's cash balance and cause other purchases or worthwhile activities to be postponed. इसके देगा वो 2 मार्क्स। आपने सिर्फ इतना लिख दिया कि भाई 80,000 का एनुअल कैश फ्लो करने से आपको फायदा मिलेगा, मतलब एनुअल बजट बेसिस पे आपके कैश फ्लो की आप बजटिंग कर पाओगे, तो ये 1 मार्क्स ही दिलाएगा। आगे कुछ ऐड करोगे तो 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना था एक तो। अब इसमें बच्चों ने यही गलती करी है, ठीक है, कि भाई आपके बच्चों के जो रिस्पॉन्सेज थे बड़े वीक थे, कुछ बच्चों ने तो सिंपली पॉइंट को रिपीट करा या पैराफ्रेज कर दिया, या मना करने के बाद में भी उन्होंने वही जो अपना प्रेजेंट वैल्यू वाला पॉइंट था उसी को फिर आगे लेकर के आ गए। ठीक है, और कुछ बच्चों ने यहाँ पे टैक्स बेनिफिट की बात करी, जबकि साफ साफ लिखा हुआ था कि भाई कहने को तो बात सही है कि भाई अब रिलीज पेमेंट पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, बट यहाँ पे बोल रखा था कि कंपनी टैक्स फ्री है, यहाँ पे बोला होता है चैरिटी इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स, तो फिर ये पॉइंट किसी काम का नहीं था, तो फिर इस पॉइंट को लिखने के आपको मार्क्स ही नहीं मिले। तो इसके लिए भी भाई साहब थोड़ी सी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी। इवन ये तो कह रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी आपको दे रखा है स्टडी ऐप के ऊपर, आप वहां पे देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाता, वहीं से आपको आंसर निकालना था। मैंने कह भी रखा है स्टडी ऐप पे जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें से एज इट इज आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, स्पेशली थ्योरी वाले पॉइंट, तो उनको देख के जरूर जाना साहब।
फिर इसके बाद में एक क्वेश्चन आया था 6 मार्क्स का, जहाँ पे उन्होंने कहा 3E के फ्रेमवर्क को आप एक्सप्लेन करो। ये अपने फाइनेंशियल मार्केट एनवायरनमेंट वाला जो चैप्टर नंबर 2 है उससे उठ करके आता है 3E वाला टॉपिक। इसको समझाना था। इसमें इकोनॉमी जो है वो इनपुट बेस्ड कंसेप्ट है कि इनपुट की कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए, बेस्ट प्राइस पे आपको बेस्ट क्वालिटी का, मतलब फॉर द चीपेस्ट प्राइस बेस्ट क्वालिटी का आपको इनपुट मिल जाए। एफिशिएंसी इनपुट और आउटपुट को मैच करती है। इफेक्टिवनेस जो है वो आउटपुट को अपने ऑब्जेक्टिव से अचीव करके देखती है कि आपका जो आउटपुट था वो आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सही था या नहीं था। यहां पर गलती क्या हो गई कि बच्चे कंफ्यूज हो गए। वीकर रिस्पॉन्सेज कंफ्यूज द टर्म्स एंड समटाइम्स कॉन्ट्राडिक्टेड ईच अदर। ठीक है, प्लस यहां पे कुछ बच्चों ने सिर्फ डेफिनेशन लिख दी, जबकि 6 मार्क्स से क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको वही है कि आपको क्वेश्चन में आपको जैसे चीजें बोल रखी है आप उनको इंक्लूड कर सकते हो कि भाई चैरिटी वगैरह है तो चैरिटी के लिए हम पॉइंट लिख के आ सकते हैं कि जब हम बात करें सही प्राइस पे खरीदने की तो उसको लेके आप कुछ बात कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन देगी उसको आप और बेटर तरीके से समझा सकते हो। तो दिक्कत वही है कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, बच्चों ने सिर्फ डेफिनेशन लिख दी। अब इन्होंने डेफिनेशन का आंसर दे भी रखा है, जैसे इकोनॉमी का डेफिनेशन दे रखी है, यहाँ पे एफिशिएंसी की दे रखी है, इफेक्टिवनेस की दे रखी है, बट ये डेफिनेशन लिखने पर 1-1 मार्क्स ही मिला है। क्वेश्चन 6 मार्क्स का था, तो आपको अब इसको क्वेश्चन से लिंक करना पड़ेगा कुछ चीज़ों को। इकोनॉमी को लेके क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, चैरिटी को लेके पॉइंट ऐड करना पड़ेगा, एफिशिएंसी में ऐड करना पड़ेगा, इफेक्टिवनेस में ऐड करना पड़ेगा। यहाँ उन्होंने आपको हिंट भी दे रखे हैं, जैसे टेक इकोनॉमी फॉर इलस्ट्रेशन, करेक्ट डेफिनेशन नीड्स टू बी डेवलप। पहले तो डेफिनेशन लिखोगे, और व्हेन ऑर्गेनाइजेशंस नेम इज यूज्ड इन रिक्वायरमेंट, तो आपको उसको भी यूज करना चाहिए, उसके मार्क्स आपको मिलते हैं। देयरफॉर एन इलस्ट्रेशन ऑफ इकोनॉमी वुड बी द प्रोविजन ऑफ न्यूट्रिशनल हॉट लंचेस फॉर द लोएस्ट कॉस्ट पॉसिबल यूजिंग द चीपेस्ट इंग्रेडिएंट अवेलेबल। क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज दे रखी थी, आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है भाई ये खाना प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, तो आप चाहोगे कि भाई हॉट लंचेस मिले सही क्वालिटी के, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे बच्चों को अच्छा, लेकिन लोएस्ट प्राइस पे मिले। तो ये चीज ऐड करने पर फिर आपको नेक्स्ट एक्स्ट्रा 1 मार्क्स मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। और यही बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, इसी में कह सकते हैं एन ऑल्टरनेटिव इलस्ट्रेशन में रेफर टू प्रोवाइडिंग डे केयर एक्टिविटीज फॉर लोएस्ट स्टाफ कॉस्ट पॉसिबल। क्योंकि आप बच्चों को डे केयर फैसिलिटी दे रहे हो तो उसके लिए भी आप बेस्ट फैसिलिटी दोगे, बट लोएस्ट स्टाफ कॉस्ट के हिसाब से इनपुट कॉस्ट कम होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको चीजों को समझाना पड़ेगा। सेम ऐसे इन्होंने इफेक्टिवनेस वगैरह का भी एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है कि पहले एक तो आपको डेफिनेशन तो लिखनी है, बट जब क्वेश्चन 3 की जगह 6 मार्क्स का है तो फिर वो 1 मार्क्स एक्स्ट्रा आपको तभी देगा जब आप उस अपने आंसर को अपने क्वेश्चन के हिसाब से इलैबोरेट करोगे थोड़ा सा। ठीक है साहब, एक और क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आया था टाइम कंपनी का, ये अपने बिजनेस फाइनेंस वाले पार्ट में से, अपने को पता है सेक्शन सी में 3 चैप्टर में से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, या तो वो आ सकता है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से, या वो आ सकता है बिजनेस फाइनेंस से, या वो आ सकता है वर्किंग कैपिटल से। और बिजनेस फाइनेंस के अंदर कभी कभी वो बिजनेस वैल्यूएशन को ऐड भी कर देता है, कोई दिक्कत नहीं, बट ये इन तीनों में से कोई 2 आते हैं। ठीक है ना, पिछले अटेम्प्ट में जैसे मैंने बताया था रील, मैं सेंटर पे गया भी था बच्चों से बात करने के लिए, तो वहाँ पे मैंने रील बना के डाली भी थी, जहाँ पे ज़्यादातर बच्चों ने कहा था कि उनके इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की जगह पर उनको इस बार बिजनेस फाइनेंस और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का क्वेश्चन देखने को मिल गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें होती रहती, तो आपको भी इसके लिए बिजनेस फाइनेंस के क्वेश्चन को प्रिपेयर करना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा इन्होंने, देखो, टाइम कंपनी रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स इन पार्ट A1 टू कैलकुलेट ऑपरेशनल गियरिंग एंड डिस्कस द इम्प्लीकेशन फॉर एक्सटर्नल फाइनेंस प्रोवाइडर्स। और फिर सेकंड में आपको डेट इक्विटी रेशियो निकालना था, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना था, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालनी थी, तो डिस्कस करना था कंपनी के फाइनेंशियल रिस्क के बारे में। और फिर एक रिक्वायरमेंट बी थी जो आपसे पूछ रही थी, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन डिविडेंड पॉलिसी एंड फाइनेंसिंग डिसीजन एंड टू डिस्कस द फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस्ड बाय एसएमई। अब इसके अंदर ऑब्वियसली बात है आपको बहुत सारी चीजें, कैलकुलेशन भी पूछी है और थ्योरेटिकल चीजें भी पूछी है। अब इसमें से पहला क्वेश्चन था जहां वो कह रहा था कैलकुलेट टाइम कंपनीज ऑपरेशनल गियरिंग फॉर 20x1, 20x2 एंड 20x3, डिस्कस द व्यूज दैट एक्सटर्नल फाइनेंस प्रोवाइडर मे हैव अबाउट द कंपनीज ऑपरेशनल गियरिंग। और ऑपरेशनल गियरिंग कैलकुलेट करने का फॉर्मुला अपने को हमेशा क्वेश्चन में दे रखा होता है किस फॉर्मुले से करना, क्योंकि अपने आपसे 4 फॉर्मुले कौन सा यूज करेंगे तो अपने को क्वेश्चन बताएगा। यहाँ बोल रखा था कि ऑपरेशनल गियरिंग को आपको यूज करना है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब इस क्वेश्चन में क्या था, पहले तो कॉन्ट्रीब्यूशन मिसिंग था, तो आपको पहले तो कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना था, कॉन्ट्रीब्यूशन मिसिंग था वो निकालना था। उसके लिए सेल्स में से सारी वेरिएबल कॉस्ट लेस करनी है। इसमें क्वेश्चन में 2 वेरिएबल कॉस्ट थी, एक तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल थी और एक वेरिएबल अदर एक्सपेंसेस थे, दोनों को लेस करना था। ठीक है, ये से सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करी, सेल्स की दूसरी वाली करी, तब आपके पास कंट्रीब्यूशन आया, और फिर इससे आपकी ऑपरेशन गियरिंग। और ये आपको तीनों ईयर की निकालनी थी, और फिर आपको बताना था कि भाई कैसे ग्रो कर रही है। और यहाँ पे क्योंकि ऑपरेशनल गियरिंग ग्रो कर रही है तो हमें पता है कि यहाँ पे फिक्स कॉस्ट का हिस्सा ज्यादा है, तो उससे आपका ऑपरेशनल रिस्क बढ़ेगा। ये लिख के आना था सब कुछ, ये लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे। इसमें कॉमन एरर क्या था, कुछ बच्चों ने एक तो कंट्रीब्यूशन ही गलत निकाला, और फिर कंट्रीब्यूशन निकाल भी दिया कुछ बच्चों ने, तो एक्सप्लेनेशन नहीं दिया सही से, जबकि अपने को एक्सप्लेनेशन बोलने को बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया कि आप एक्सप्लेनेशन दो। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। बच्चों ने कैलकुलेशन तो कर ली, ये 5 मार्क्स की थी, तीनों ईयर की कैलकुलेशन, ऐसे सेल्स और कंट्रीब्यूशन निकाला, मतलब कंट्रीब्यूशन निकाला तीनों ईयर का। आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा था, उसको देख करके तीनों ईयर के 20x1, 20x2, 20x3 तीनों के आपने ऑपरेशनल गियरिंग तो निकाल दी, बट उसके आपको 3 मार्क्स ही मिलेंगे, 2 मार्क्स मिलेंगे एक्सप्लेनेशन के।
ठीक है साहब। ऐसे इसी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट एक सेकंड पार्ट था, जहां पे उसने कहा था पहले तो आप निकालो डेट इक्विटी रेशियो 1 ईयर का, ठीक है, यूजिंग बोथ स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और फिर इंटरेस्ट कवरेज निकालो 20x3 का यूजिंग बोथ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस, एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह निकालनी थी। तो जिस ईयर का बोला उस ईयर का आंसर निकालेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे गलती क्या हुई, एक तो कि भाई बच्चे गलत निकाल रहे, जिस ईयर का बोला उस ईयर का निकाल के ही नहीं आए, दूसरे ईयर का भी निकाल दिया या मल्टीपल ईयर के निकाल के आ गया। सेकेंडली आपको बोल रखा था कि भाई दो अप्रोच है, एक अप्रोच है जहां पे आप इंटरनल फंडिंग करने वाले हो, मतलब शेयर से पैसा उठाओगे, तो 1200 करोड़ का कुछ पैसा यहाँ पे था, या 50 या 1.2 मिलियन का अमाउंट उठाने वाले थे अपन, या तो इंटरनल फंडिंग मतलब इक्विटी से या एक्सटर्नल डेट से। तो आपको दोनों को कंपेयर करना था, ठीक है, और उसके हिसाब से आपको कमेंट करने थे। बच्चे ये गलती करके आ गए। इसमें कॉमन एरर क्या हुआ साहब, ठीक है, कैलकुलेशन तो यहाँ पर है ही, आपको फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे गलती क्या हुई समझो, कॉमन एरर एक तो ये हुआ कि बच्चों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फिगर ही गलत ले लिया, उन्होंने करंट लायबिलिटी को डेट में इंक्लूड कर दिया, ठीक है, डायरेक्टर के लोन को नई बोरोइंग मान ली जबकि वो एग्जिस्टिंग लोन था, ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा था, दोनों ऑप्शन को कंपेयर ही नहीं करा, जेनरिक कमेंट करके आ गए, बड़े सिंपल से कमेंट करके आ गए। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी जब क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली हिंट दे रहा है और जब आपको बोल रहा है कि भाई आपको प्रॉपर कमेंटिंग करनी, तो फिर प्रॉपर कमेंटिंग करके आनी पड़ेगी। आप शॉर्ट में काम करके आओगे या गलत तरीके से करके आओगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है साहब। तो इस क्वेश्चन में अपने को कैलकुलेशन की बात करनी है। फिर एक क्वेश्चन आया 2 मार्क्स का, छोटा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसका आंसर छोटा जा सकता है। इसमें उसने बोला कि डिस्कस व्हाई फाइनेंस डायरेक्टर में विश टू लिमिट डिविडेंड। तो डिविडेंड को लिमिट करने से क्या फायदा होता है भाई, इससे आपकी इंटरनल फंडिंग बढ़ती है, आप वो पैसा फ्यूचर में कहीं और प्रोजेक्ट वगैरह में यूज कर सकते हो, आपको एक्सटर्नल फंडिंग के ऊपर रिलायंस कम करनी पड़ती है, ये सारे फायदे हैं। तो ये सब चीजें लिख के नहीं, यही चारों में से कोई एक लिख के नहीं थी। इसके अंदर क्या हुआ, क्वेश्चन में कुछ बच्चों ने सिमिलर आइडियाज को बार बार रिपीट करने की कोशिश कर दी, ठीक है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन था 2 मार्क्स का इसी के अंदर, डिस्कस व्हाई सम शेयरहोल्डर्स मे बी अनहैप्पी विद लोअर डिविडेंड। तो हम कहते हैं ना कि कुछ शेयरहोल्डर्स की जो स्ट्रैटेजी होती है वो डिविडेंड के थ्रू अपनी इनकम कमाना चाहते हैं, स्पेशली पेंशन फंड जैसे इंस्टीट्यूशंस, तो वो आपको मेंशन करके आना था, लोग ये समझा ही नहीं पाए यहाँ पे, ठीक है। तो जब तक आप सही से एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे चीजों को, कॉमन एरर देखो लोगों ने क्या करा, बच्चों ने गलती ये करी कि वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझा के आ गए डेट फाइनेंस इंस्टेड ऑफ डिविडेंड पॉलिसी के, कि डिविडेंड की जगह डेट लोगे या कुछ करोगे, पता नहीं कई चीजें कर रहे हैं। तो वो है कि आपको क्वेश्चन बोल क्या रहा है, जब तक आपको पता नहीं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, और ये तभी क्लियर होगा जब आपको ये पॉइंट पता होगा। जब तक आपने ये पॉइंट पढ़ा ही नहीं है कि भाई डिविडेंड ज्यादा पे करने से क्या हो रहा है, डिविडेंड कम पे करने से क्या हो रहा है, डिविडेंड का फाइनेंसिंग के साथ में, डिविडेंड का इन्वेस्टमेंट के साथ में क्या रिलेशन है, तो ये जब तक अपने दिमाग में क्लियर नहीं, तब तक एग्जाम में ऑब्वियस सी बात है ऐसे क्वेश्चन के आंसर कर नहीं पाओगे। ऐसे ही एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन लास्ट और दिया इन्होंने कहा डिस्कस द प्रॉब्लम्स दैट एसएमई फेस इन ऑब्टेनिंग फंडिंग फॉर एक्सपांशन ऑफ देयर बिजनेस। हमने क्या रखा है भाई, एसएमई में दिक्कत क्या होती है, एक तो उनका कोलेटरल नहीं होता, उनके पास में लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता, ठीक है, उनकी इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री होती है, मैनेजमेंट को पता होता है, बाहर वालों को कुछ ज्यादा पता नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी इश्यूज हैं, ठीक है, जिसके बेसिस बात करते हैं। वो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई लिमिटेड ट्रेड हिस्ट्री, इनएडिक्वेट सिक्योरिटी, लिमिटेड शेयर होल्डिंग फंडिंग, एक्सटर्नल इन्वेस्टर की जो रिक्वायरमेंट है, जैसे उनको बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हमने कहा क्लियर एग्जिट रूट वगैरह भी चाहिए हो सकता है, स्पेशली वेंचर कैपिटल वगैरह को, वो सारी चीज़ें आती है इसमें। इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री भी आप लिख सकते हो। तो इनमें से कोई भी आपको, अब ये 4 मार्क्स का था तो आपको 4 पॉइंट लिख के आने थे। अब यहाँ पे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आप सिंगल लाइन लिख के आओगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि वो 4 मार्क्स दे रहा है 4 पॉइंट के लिए। जहाँ पे 4 मार्क्स दे रहा है 2 पॉइंट के लिए, वहां मुझे फिर उसको क्वेश्चन से लिंक करनी होती है। यहाँ मुझे क्वेश्चन से लिंक नहीं करूंगा तो चलेगा मेरा आंसर, ठीक है। यहीं पे ये गलती हो गई, ठीक है। इसमें रिपीटिंग सिमिलर पॉइंट और डिस्क्राइबिंग द सोर्स ऑफ फाइनेंस rather than the difficulties of obtaining finance did not gain additional marks। इसमें वही है, कुछ बच्चों ने क्या करा, एक तो पॉइंट रिपीट करे सिमिलर पॉइंट को, या फिर उन्होंने ये बता दिया कि भाई फाइनेंस मिलने में क्या डिफिकल्टी होती है, ठीक है, rather than difficulties of obtaining finance, उन्होंने बता दिया सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के क्या फायदे हैं, क्योंकि ये तो बात ही नहीं है सब, ठीक है। अब यही बात आती है कि एग्जाम में जब अपन जाते हैं ना, तो एग्जाम के प्रेशर में आप ये गलतियां करते हो कि जो लिखा है वो नहीं बात कर रहे हो, क्योंकि याद नहीं आ रहा है। एक तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि भाई रिवीजन नहीं करा। अपन ने क्लास में यह चीज बोली हुई साहब कि जब तक आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे सही से, और उनको जितना हो सके उनके एक स्टैंडर्ड आंसर याद नहीं करोगे, तब तक हमेशा थ्योरेटिकल क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। क्योंकि अगर आपने मान लो 30-40 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करी, तो आपको एक तो आइडिया लगता है कि किस टाइप का क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन में आंसर लिखना होता है। कुछ नया भी आता है तो भी एटलीस्ट आप कुछ तो कर पाते हो। जब बच्चे को लगता है कि थ्योरी तो मैं एग्जाम में जाके देख लूंगा या लास्ट के डेज में देख लूंगा, तब ऐसी दिक्कतें आती है। तो इन चीज़ों को अपने को अवॉइड करना है साहब, ऐसी मिस्टेक अपने को नहीं करनी है, ठीक है। इस रिपोर्ट को आप आराम से गो थ्रू करना, ये क्वेश्चंस वगैरह आप अच्छे से अपने हिसाब से सॉल्व करना। जो कॉमन मिस्टेक्स है वो मैंने आपको हाईलाइट करने की कोशिश करी, क्या पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने उनको मैंने हाईलाइट करने की कोशिश करी। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और आप लोगों से मिलते हैं रिविजन मैराथन्स में और वार्म अप सेशंस में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।